नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुशवाहा। वेलकम टू लर्निंग सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक इमाइल दुर्खाइम। हमने फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में अगस्त कॉम्टे को देखा, जिन्होंने कई सारी विधियां प्रतिपादित की, जैसे कि प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म दिया। लेकिन अब हमारे लिए इमाइल दुर्खाइम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? इमाइल दुर्खाइम हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो अपने समय काल में अपने जो कुछ प्रिंसिपल दिए, सॉलिडेरिटी, सोसाइटी, सोशल फैक्ट, रिलीजन, इनके बारे में जो बोला, वो आज के वर्तमान समय के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट पहले था। आप उनके प्रिंसिपल को आज भी अपने यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से कितनी है ये आगे हम इसमें देखते हैं, एक एनालिसिस में देखते हैं। ये एक एनालिसिस मैंने लगा के रखा है कि किस ईयर में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या किस ईयर में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2019 में हम, जैसा कि आप जानते हैं, 2019 में हमारा सिलेबस क्या हुआ, चेंज हुआ, राइट। 2019 में हमारा सिलेबस चेंज होता है, उसी समय में हमारे यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2019 में, ठीक है। उसी दूसरे साइकिल में अगेन 4 क्वेश्चन। जून 2020 में आप देखेंगे 2 क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन। बट 2023 में आप मार्च साइकिल में देखेंगे तो 4 क्वेश्चन। ये मर्ज साइकिल थी, ठीक है। उसके बाद 2023 में देखिए आप अगेन जून वाले सेशन में कितने, 7 क्वेश्चन। एक टॉपिक से 7 क्वेश्चन देना मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि ये बहुत पुराने थिंकर हैं, ये पहले थिंकर है तो आप इनको छोड़ देंगे, नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिसंबर 2023 में देखिए आप, इसमें 5 क्वेश्चन। अगस्त वाले में देखिए 1 क्वेश्चन। मतलब कि इनके जो इम्पोर्टेंस है या इनका जो महत्व है समाजशास्त्र में, वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? कभी भी किसी इंसान का या थ्योरी का इम्पोर्टेंस इसलिए बना रहता है क्योंकि जो उसने अपने रिजल्ट प्रतिपादित किए थे या जो उन्होंने अपने सिद्धांत या अध्ययन की विधियाँ दी थी, वो वर्तमान समय के लिए अप्लीकेबल होते हैं। हमने पिछले अपने वीडियो में कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा था। कार्ल मार्क्स जिन्होंने समाज को बदल के रख दिया है ना, दूसरे नज़रिया दिया देखने को कि नहीं, सिर्फ यही चीज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रांति के बारे में उन्होंने बताया जो कि आज वर्तमान समय में भी हमें देखने को मिलती है, समाजवाद के बारे में। उसी तरह इमाइल दुर्खाइम ने भी प्रत्यक्षवाद जब खत्म हुआ, प्रत्यक्षवाद को लोग उतना नहीं मान रहे थे, तो इन्होंने अपनी नई विधियाँ दी, कंपैरेटिव मेथड के माध्यम से स्टडी किया। एक कार्ल मार्क्स थे जिनको समाज में सिर्फ और सिर्फ क्या कमियाँ दिखती थी, लेकिन वही इमाइल दुर्खाइम थे, कहते कि भाई समाज में कोई कमी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रकारवादी थे, ये फंक्शनलिस्ट थे। फंक्शनलिस्ट का मतलब होता है कि जब भी समाज में, फंक्शनलिस्ट का मतलब होता है कि समाज में जितने अंग हैं या समाज में जितने इंस्टीट्यूशन है, वो सारे बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन वहीं कार्ल मार्क्स को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई कुछ अच्छा है ही नहीं समाज में। आप क्या कर रहे हैं, हर व्यक्ति का शोषण हो रहा है, लोग जितने अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, नीचे वाले लोगों को एकदम दबाए जा रहे हैं, शोषण किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनको सारी रिसोर्सेज छीन लिया जाता है, समाज को एलिनेट कर दिया जा रहा है, व्यक्ति एलिनेट हो रहा है क्योंकि एक ही व्यक्ति बहुत सारा काम करता जा रहा है, जीवन काल से एक ही काम करता जा रहा है, राइट। लेकिन इमाइल दुर्खाइम कहते हैं कि नहीं, इसके भी कुछ अपने फायदे हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि कभी कभी हम कहते हैं कि किसी एक्सीडेंट या किसी घटना से ही व्यक्ति सीखता है ना, कि आप जा रहे हैं रोड में और आपने हेलमेट नहीं लगाया था, ठीक है, लेकिन आप गाड़ी से गिर गए और उसी टाइम आपको रियलाइज़ हुआ कि यार, मैं अगर हेलमेट नहीं लगाया होता, या हेलमेट आज तो बच गया लेकिन अगली बार अगर हेलमेट नहीं लगाया रहूँगा और मेरा सर फट गया तो मैं तो मर जाऊँगा। तो इससे क्या हुआ, एक एक्सीडेंट यानी उस एक घटना से आपने क्या कुछ सीख ले लिए या कुछ आपने उससे कुछ सीखा। उसी प्रकार इमाइल दुर्खाइम ने भी अपने फंक्शनलिस्ट थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें बताई कि समाज के जितने भी अंग हैं, मैरिज हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारे क्या हैं, ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इनमें कोई कमी नहीं दिखती है, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे इनके कुछ बैकग्राउंड लाइफ के बारे में, यानी उनका समय काल कैसे था, उनके समय में क्या क्या चल रहा था। कुछ बुक्स एंड वर्क्स देखेंगे, सोशल फैक्ट के बारे में देखेंगे, और एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें हम, सॉलिडेरिटी यानी सामाजिक एकता क्या है, सामाजिक एकता कैसे बनती है, सामाजिक एकता समाज के लिए कितनी ज़रूरी होती है, और इसी से रिलेटेड कुछ PYQs देखेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और उन्हीं PYQs के माध्यम से कुछ नया कॉन्सेप्ट भी हम इसमें देखेंगे, राइट। तो आगे डिस्कस करते हैं कि इमाइल दुर्खाइम के समय काल में, यानी जब उनके समय काल में क्या हो रहा था कि औद्योगिकी क्रांति बढ़ चुकी थी, अब उसके क्या परिणाम सामने आने शुरू हो गए थे कि उसके रिजल्ट या उसके इफेक्ट क्या दिख रहे हैं समाज में, ठीक है। औद्योगिकी क्रांति जैसे जैसे सामने आई या जैसे जैसे बढ़ती गई तो लोगों ने देखा कि लोग इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिए हैं। अब इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिए हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मुझे एक कोई शर्ट बनवानी है,
है ना। अगर मैं मानूं कि मुझे एक क्या बनवानी है, शर्ट बनवानी है, तो आज के समय में क्या होता है कि या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि शर्ट की बटन जो है वो कोई और बना रहा है, राइट। शर्ट का जो कॉलर है वो कोई और बना रहा है, या शर्ट का जो बाकी का कपड़ा है या कट पीस जो दे रहा है वो कोई और बना रहा है, राइट। तो इसी तरह समाज में या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हो रहा था कि जो व्यक्ति था वो किसी पर्टिकुलर एक छोटा छोटा काम दे दिया जा रहा था लोगों को, यानी डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। कोई एक व्यक्ति ही सारा काम नहीं बढ़ रहा था। इसमें क्या हो रहा था कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सिर्फ वही काम करता रह जा रहा था और उसकी जो अन्य योग्यताएं थी वो सामने नहीं आ पाती थी, ठीक है। तो उनके काल में इमाइल दुर्कहाइम ने डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में बात किया, बट डिवीज़न ऑफ लेबर समाज के लिए कितना ज़रूरी था ये भी उन्होंने अपने थ्योरी में बताया। इन्हीं के समय काल में क्या होता है कि समाज में जो रिलीजन था उसका डोमिनेंस क्या होता जाता है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग साइंस की तरफ बढ़ता जा रहे हैं। इसका मतलब एक पॉइंट हम देख सकते हैं कि इनके समय में डेवलपमेंट ऑफ क्या हो रहा था, साइंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। साइंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। वहीं रिलीजन का जो डोमिनेंस था वो क्या हो रहा था, घट रहा था, राइट। इन्होंने अपने अध्ययन विधि को या इन्होंने स्टडी मेथड को कौन से मेथड अपनाई, दैट इज कंपैरेटिव मेथड, या हिंदी में देखें तो क्या, तुलनात्मक मेथड, तुलनात्मक विधि, राइट। तुलनात्मक विधि का मतलब क्या है कि आप कई सारी चीज़ों को लेके कंपेयर करके आप एक नया स्टडी देते हैं या नया रिजल्ट देते हैं। कि मैं मान के चलूं कि मुझे अलग अलग सोसाइटीज़ में क्या देखना है, डाउरी के फॉर्म्स देखने, दहेज के फॉर्म्स देखने हैं, तो मैं कई सारे समाज को अपने सामने रख के देखूंगा और उनमें कंपेयर करके एक फाइनल रिजल्ट आपको प्रस्तुत करूंगा। तो इन्होंने अपने समाज में क्या कंपैरेटिव मेथड को अपना, ये एक प्रकारवादी माने जाते हैं कि इन्होंने अपने समाज में, प्रकारवादी का मतलब होता है कि प्रत्येक अंग जो होता है समाज का, या जो सारे अंग समाज के होते हैं, जो समाज के सारे ऑर्गन्स होते हैं, यानी जो सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो सारे अन्य सारी चीज़ें होती हैं समाज के, वो क्या होता है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यानी इन सब का काम क्या है, एकदम अच्छा है, किसी प्रकार की कमी नहीं दिख रही है आपको समाज में, है ना। कि ऐसा नहीं कि एजुकेशन काम अच्छा नहीं कर रहा है या इंडस्ट्री अच्छा काम नहीं कर रहा, बट नहीं, इमाइल दुर्कहाइम कहते हैं कि समाज में हर जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, आपको कहीं कमी नहीं दिखेगी समाज में। इवन इन्होंने जो अपने आत्महत्या का सिद्धांत दिया, सुसाइड का सिद्धांत दिया, उसमें भी कई सारी चीज़ें बताई कि वो आत्महत्या देश के लिए कैसे ज़रूरी हो जाती हैं। हालांकि आत्महत्या ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके आत्महत्या कहने का मतलब वहाँ कुछ और था। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी जंग के मैदान में अपने जीवन को त्याग देते हैं या सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो उनको भी इन्होंने एक आत्महत्या के रूप में लिया कि कैसे उनके अंदर जो देशभक्ति होती है वो इतनी ज़्यादा भर दी जाती है कि लोग उनसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आप अपनी जान देश के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। तो उसी प्रकार इमाइल दुर्कहाइम के समय में, इनके समय में भी क्या, जो साइंस का था विकास बहुत ज़्यादा हो रहा था और इनके समय में रिलीजन जो था वो बहुत कम होता जा रहा था, यानी उसका प्रभाव क्या होता था, कम होता जा रहा था, ठीक है। इनके समय में सबसे बड़ी चुनौती थी इनके लिए कि समाजशास्त्र को, यानी सोशोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश करना। हालांकि अगस्त कॉम्टे ने भी बताया कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्टडी करना चाहिए, जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिस प्रकार नेचुरल फिनोमेना का स्टडी किया जाता है, उसी प्रकार समाज के अन्य घटनाओं का भी अध्ययन किया जाना चाहिए वैज्ञानिक माध्यम से। लेकिन लोग इतना समझ नहीं पा रहे थे। अब इनके सामने चुनौती आ रही थी कि मैं कैसे समाजशास्त्र को एज ए सब्जेक्ट के रूप में स्टैब्लिश करूँ। अब एज ए सब्जेक्ट के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आप जो उसमें फैक्ट बता रहे हैं या आप उसमें जो चीज़ें बता रहे हैं वो क्या वेरीफाइबल है, क्या आप उसको दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं कि केमिस्ट्री में कि मैं अगर कोई फार्मूला ले लूँ तो आप उसको बार बार प्रूफ कर सकते हैं, है ना। या फिजिक्स में मैं कोई लॉज इनर्शिया बता दूं तो वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, सामान्य घटनाओं में देखने को मिलेगी, हर व्यक्ति उसको वेरीफाई कर सकता है। उसी प्रकार समाज की जो घटनाएं होती हैं, क्या उसको सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकती हैं, यानी वो एक तरह से फैक्ट है या नहीं है। इसीलिए इमाइल दुर्कहाइम के सामने ये सारी चीज़ें बहुत उभर के सामने आई और उनके सामने एक चुनौती के रूप में दिखा कि मैं समाजशास्त्र को, सोशोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट के रूप में एस्टैब्लिश करूं, राइट। तो इसी बेसिस पे उन्होंने अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोला जाता है सोशल फैक्ट। अब सोशल फैक्ट क्या है इसको हम आगे देखेंगे। सोशल
फैक्ट, ठीक है, कि सामाजिक तथ्य में आप आगे क्या बोलते हैं इसको देखेंगे, बट उससे पहले इनके हम कुछ वर्क्स देखते हैं या इमाइल दुर्कheim के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को वो फ्रांस के एपिनल सिटी में, ठीक है। इनके फादर के बारे में समझे तो इनके फादर एक रिलीजियस गुरु थे जिनको बोला जाता था रब्बी। क्या बोला जाता था? रब्बी। रब्बी का मतलब होता है कि रिलीजियस गुरु, जो कि क्रिश्चियनिटी में आप देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, ऋषि मुनि होते थे, वैसे ही वहाँ पे जो पोप फादर्स होते हैं उनको रब्बी बोला जाता था। इनका जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस के एपिनल सिटी में। इनकी जो डॉक्टरल थीसिस थी वो थी रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड सोशल सॉलिडरिटी। देखिए, अगर किसी थिंकर ने व्यक्ति और समाज के रिलेशन के बारे में बात की है, सबसे ज़्यादा बात की है, तो वो कौन है? इमाइल दुर्कheim। इमाइल दुर्कheim ही कहते हैं कि समाज पहले से था और व्यक्ति बाद में आया। यानी समाज पहले से ही हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति आया और चला गया तो उसके साथ समाज भी नष्ट हो जाएगा। नहीं, समाज पहले से ही है और आपके बाद भी रहेगा। समाज में व्यक्ति की क्या प्रकार होते हैं, व्यक्ति के क्या फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में इमाइल दुर्कheim बताते हैं। और सबसे ज़्यादा व्यक्ति यानी इंडिविजुअल और सोसाइटी के जो इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं वो कौन है? इमाइल दुर्कheim। तो इनकी थीसिस क्या थी? द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड सोशल सॉलिडरिटी। सॉलिडरिटी का मतलब सामाजिक एकता, राइट। आगे चलते हैं। इनके बुक सीक्वेंस वाइज हमें याद रखनी है, हमें सीक्वेंस तो कभी भूलना ही नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे बार बार यही इसी पेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या इसी पेज से आपको सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ लेबर। पहली बुक द डिवीजन ऑफ लेबर 1893 में आई। इसी में इन्होंने क्या दिया? सोशल सॉलिडरिटी। सोशल सॉलिडरिटी के बारे में बात करते हैं। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में इन्होंने क्या दिया? फैक्ट, सोशल फैक्ट। और सुसाइड अपने बुक 1897 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया क्या? सुसाइड यानी आत्महत्या, ठीक है। द प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1903। प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन मतलब कि इन्होंने समाज को बताया कि समाज कैसे कैसे विखंडित होता है, समाज कैसे कैसे जुड़ता है समाज में, ये बताया। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसमें इन्होंने रिलीजन के बारे में बताया कि रिलीजन कैसे समाज के लिए जरूरी है, रिलीजन के कारण समाज में कैसे सॉलिडरिटी बढ़ती है या एकता समाज में बनी रहती है। उसके बाद इनकी बुक है कि एजुकेशन एंड सोशोलॉजी 1922। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी में इन्होंने बताया कि जो एजुकेशन होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है। हम अपने पुराने लोगों से सीखते हैं, हम अपनी पुरानी जनरेशन से सीखते हैं और वो आगे बढ़ता जाता है। सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी इनकी बुक थी 1924 में, राइट। आपको सीक्वेंस याद रखना है। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो सबसे पहले उन्होंने लेबर देखा। लेबर आपस में रहते हैं, एक जगह चौक में खड़े रहते हैं, तो उससे समझ सकते हैं कि उनमें एकजुटता होती है। तो सबसे पहले सॉलिडरिटी दिया। लेबर के बाद उनको कोई मेथड चाहिए था कि काम कैसे होगा, तो उन्होंने सोशोलॉजिकल मेथड दिया, उसमें सोशल फैक्ट बताया। अब जब लोग काम करते हैं तो उनकी दिमाग या समाज से एलिनेट हो जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि लोग भाई लेबर क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। अब सुसाइड का क्लासिफिकेशन भी उनको देना था, ठीक है। अब सुसाइड रोकने के लिए उन्होंने बताया कि भाई रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप धर्म में थोड़ा सा रहेंगे तो आपको मनोबल अच्छा मिलता है, तो आप सुसाइड नहीं करेंगे। उसके बाद एजुकेशन एंड आप ऐसे कुछ अपने सीक्वेंस बना सकते हैं जिससे कि आप सीक्वेंस को याद रखें, राइट। मैं तो ऐसे ही याद रखता था। आगे देखते हैं। वही जो मैंने अभी बताया, सोशल फैक्ट, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में दिया, सॉलिडरिटी, द डिवीजन ऑफ लेबर अपनी बुक में दिया उन्होंने, सुसाइड बुक में दिया, रिलीजन, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों स्लाइड जो मैंने आपको दिखाया। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से कई बार बनते हैं और बनेंगे, ये इनका इंपॉर्टेंट आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं। दुर्कheim डिफाइन सोशल फैक्ट एज अ वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग। इसका मतलब ये है कि जो सामाजिक तथ्य है या सोशल फैक्ट होता है वो हमारे सोचने का तरीका होता है, हमारे फील करने का तरीका होता है, हमारे व्यवहार का तरीका होता है कि हम समाज में कैसे व्यवहार करते हैं। ये सारे इनको क्या बताया? इन्होंने सोशल फैक्ट बताया। सोशल फैक्ट को इन्होंने एज अ सब्जेक्ट मैटर बताया। क्या बताया? सब्जेक्ट मैटर।
अब सब्जेक्ट मैटर का क्या है, यानी सोशल फैक्ट के माध्यम से ही आप समाज शास्त्र को स्टडी करेंगे। आप सोशोलॉजी को बिना सोशल फैक्ट स्टडी कर ही नहीं सकते। सोशल फैक्ट का यहाँ से मतलब है कि समाज में वो सारी घटनाएं या वो सारे व्यवहार या वो सारी चीज़ें जिसको आप देख रहे हैं लेकिन आप उसको वेरीफाई कर पाएँ, यानी आप उसको प्रूफ कर पाएँ, है ना। सोशल फैक्ट का एग्जाम्पल एक ऐसा कि एक व्यक्ति के घर के सामने खड़े होके अपना हाथ ऐसे ऐसे हिलाता है ना, अपने बालकनी में, लेकिन वहीं सामने एक महिला खड़ी रहती है तो वो कंप्लेन करती करे भाई मेरे को तो कोई ये देख के हाथ हिला रहा है ना ऐसा। लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति क्या हो, उसको भाई कोई बीमारी हो और वो एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करता हो रोज रोज, है ना, सुबह उठ के अच्छी सांसें लेता हो हवा में। तो ये सारी चीज़ें आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप सोशल फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको आप बताएंगे कि हाँ भाई उसको बीमारी है इसलिए वो एक सोशल फैक्ट है ना। जैसे कि आप वेलकम मूवी आपने देखी होगी, है ना, तो उसमें जो घुंघरू बाबू रहते हैं तो उनकी बार बार मुंडी क्या होती है, ऐसे 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 करते रहते हैं, राइट, आप देखा होगा। तो वैसे ही और मजनू भाई जो रहते हैं वो समझते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है ना। तो सेम उसी तरीके की समाज में आप जब तक उन घटनाओं को आप वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, आप उसको टेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको सोशल फैक्ट आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थिंकिंग फीलिंग एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल एंड इंडोवेट टू पावर ऑफ कोहर्सन। पावर ऑफ कोहर्सन का मतलब होता है कि उस सोशल फैक्ट में एक शक्ति होती है कि वो समाज के सारी चीज़ों को एक घटनाओं के तुरंत में एक उसको व्यवहार कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है। जैसे कि मैरिज भी एक सोशल फैक्ट है, इंस्टीट्यूशन है, वो समाज को कंट्रोल करता है, वो समाज में परिवार बनाने के लिए बाध्य करता है लोगों को कि आप अपने परिवार बनाइए, आप मैरिज कीजिए और अपने परिवार इस्टेब्लिश कीजिए, राइट। तो ये था सोशल फैक्ट। आगे देखते हैं। दुर्खिम ट्रीटेड सोशल फैक्ट एज अ थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सीधे सीधे आपको पूछा गया है कि वस्तु के रूप में सोशल फैक्ट को किसने परिभाषित किया है, तो इमाइल दुर्खाइम ने। उन्होंने सामाजिक तत्व को वस्तु के रूप में दिखाया। ये कहते हैं कि दे आर दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। क्या रिलीजन जो आपको मिला है क्या आपके आने के बाद मिला, यानी आप पैदा हुए फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे कौन सा धर्म मानना है? नहीं, जब आप पैदा हुए तो आपके ऊपर थोप दिया गया रिलीजन, आपके ऊपर धर्म आपको बता दिया कि आपका ये धर्म है। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स उस थे, आपके पेरेंट्स के साथ भी यही हुआ। ठीक है, जब आप पैदा होते हैं तो क्या आप जेंडर बेसिस पे आपको बता दिया जाता है कि आपको ये कपड़े पहनने हैं। लड़की छोटी बच्ची होगी तो उसको फ्रॉक पहनाया जाएगा, लड़का होगा तो उसको पैंट शर्ट कोट पैंट पहनाया जाता है फंक्शंस में, राइट। तो ये सारी क्या चीज़ें होती है, ये व्यक्ति की चॉइस से इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ ये कंस्ट्रेंट होती हैं, लोगों में ये दबाव बनाते हैं, फोर्स के रूप में काम करती हैं। धर्म जैसे आपके ऊपर एक तरीके से आपकी कास्ट, आप वहाँ जन्म हुए और आपको वो कास्ट मिली, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्या, सोशल फैक्ट। दे आर एक्सटर्नल एंड इंडिविजुअल एंड टू कैपेबल टू एग्जिटिंग द कॉन्स्ट्रेंट अपॉन देम, मतलब कि उनके ऊपर क्या प्रतिबंध लगाने के लिए सक्षम होते हैं। जो आपके कास्ट होते हैं, धर्म होते हैं, वो आपके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, ये सोशल फैक्ट होते हैं, राइट। टू दुर्खिम सोसाइटी एज अ रियलिटी ऑफ सुई जनरेस। सुई जनरेस का मतलब क्या है? दुर्खिम ने बोला कि सोसाइटी इज सुई जनरेस। सुई जनरेस का मतलब होता है कि समाज अपने आप बनता है और अपने आप खत्म हो जाता है। जब आप नहीं थे तब भी समाज था, जब आप नहीं होंगे तब भी समाज होगा। क्या सिविलाइजेशन आने के पहले कोई समाज नहीं था? था, आदिम जाति, आदिम प्रजाति रहती थी, राइट। फिर जैसे जैसे सिविलाइजेशन आया समाज का रूप परिवर्तित हुआ, लेकिन समाज था, समाज खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे वो सिविलाइजेशन खत्म हुआ, ये सिविलाइजेशन और डेवलप होता गया, समाज का विकास होता गया, तो समाज का रूप परिवर्तित हुआ। क्या समाज खत्म हुआ? नहीं। या आप अपने हमारे हिंदू ट्रेडिशन में ले लीजिए, लोग बोलते हैं कि पहले त्रेता युग आया, राइट। तो क्या त्रेता युग के पहले नहीं था समाज? त्रेता युग के पहले भी समाज रहा होगा, या उस टाइम भी समाज रहा होगा, द्वापर में समाज रहा होगा, कलयुग में समाज है। तो समाज जो है, सोसाइटी जो है, वो पहले से ही है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती है, उसे आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसका रूप क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसी का मतलब क्या है कि सोसाइटी इज अ सुई जनरेस। सोसाइटी केम इनटू बिगिन बाय द एसोसिएशन, लोगों के एसोसिएशन से, लोगों के एकीकरण से समाज बनता है। ऑफ द इंडिविजुअल सोसाइटी रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक रियलिटी विच ओन्स द कैरेक्टरिस्टिक। हर समाज की अपनी अपनी एक विशेषताएं होती हैं, इंडिविजुअल की विशेषता होती है, जिसके एसोसिएशन से क्या होता है, समाज बनता है। ठीक है,
अब सोशल फैक्ट इन्होंने दो टाइप्स के बारे में बताया कि सोशल फैक्ट दो टाइप्स के होते हैं, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। जब मैं मटेरियल की बात कर रहा हूं तो यहां पे आपके सोशल इंस्टीट्यूशन आते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन आते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैरिज हो गया, राइट, क्या हो गया, मैरिज हो गया, आपका रिलीजन हो गया, या आपकी जो गवर्नमेंट हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपके सोशल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि आप समाज में इनका एक फिजिकल स्ट्रक्चर के रूप में इनको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मैरिज को नहीं देख सकते हैं, वो आपको समाज में उनके एक स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलेगा। उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, एक विधियां होंगी, एक प्रणाली होगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वो मटेरियल कल्चर। लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर से यहाँ क्या मतलब, नॉन मटेरियल कल्चर से मतलब है कि समाज में जो हमारे कस्टम्स होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ होते हैं, जो हमारे तौर तरीके होते हैं, जो हमारे नियम्स होते हैं, उनको इन्होंने क्या बोला, नॉन मटेरियल कल्चर। मतलब जो हमारे कस्टम्स होते हैं, जो हमारे वैल्यूज होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, राइट, जो हमारे कल्चर होते हैं, इनका आप एक व्यवस्थित रूप नहीं देख पाएंगे। इनका आप सोसाइटी में कोई फिजिकल रूप के रूप में आप इनको नहीं देख पाएंगे, लेकिन समाज में ये रहते हैं और समाज में अपना ये काम बराबर करते हैं। इसीलिए दुर्खिम फंक्शनलिस्ट थे, प्रकारवादी थे कि नॉन मटेरियल और मटेरियल दोनों काम करते हैं। ऐसा नहीं कि नॉन मटेरियल काम नहीं करेगा या मटेरियल काम नहीं करेगा, बल्कि समाज में ईच एंड एवरी ऑर्गन इज फंक्शनिंग, वो अपना एक कोई ना कोई कार्य या प्रकार कर रहा है, राइट। आगे देखते हैं, इन्होंने बताया कि दो तरीके के सोशल फैक्ट है, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल। इसको पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि समाज में कुछ हद तक अपराध क्या होता है, मान्य होता है, यानी कुछ हद तक जो क्राइम है वो इनवाइटेबल है। मतलब कि आप फॉर एग्जांपल कि क्या किया, एक चोर है, अब चोर नहीं मान सकते, एक व्यक्ति है वो बहुत दिन से भूखा रह रहा है ना, बहुत दिन से उसको खाना नहीं मिला और उसने क्या किया, चोरी करके खाना कहीं चुरा लिया। क्या ये अपराध है? हालांकि चोरी करना अपराध है, लेकिन ऐसे कुछ अपराधों को समाज में एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, समाज में आप ये नहीं देख सकते कि 100% आपको सारे नियम फॉलो कर ही सकता कोई समाज या कोई व्यक्ति, नहीं। समाज में कुछ हद तक कुछ नियम को तोड़ना भी ज़रूरी होता है। अगर आप नियम नहीं तोड़ेंगे तो आप नई चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या नई चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंट या नई चीज़ों को आप उसको दोबारा से नए तरीके से व्यवस्थित या विकास नहीं कर पाएंगे, राइट। उसी तरीके से ये बोलते हैं कि फैक्ट विच आर जनरली नोन एज सोसाइटी एंड यूजफुल टू द सोसाइटी, समाज में सामान्य रूप से विद्यमान होगा और समाज के लिए उपयोगी होगा। ये समाज के लिए उपयोगी था, क्यों? क्योंकि इससे पता चला कि हमारे समाज में कितनी भुखमरी है, कितनी गरीबी है, ठीक है। कुछ हद तक जो नियम होते हैं उनको आप तोड़ सकते हैं और कुछ हद तक आप नियम को फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सोशल फैक्ट, कौन सा सोशल फैक्ट में बताया गया है कि कुछ हद तक अपराध जो होते हैं वो इनवाइटेबल होते हैं, एक्सेप्टेंस होते हैं, तो उसे नॉर्मल फैक्ट में बोलते हैं कि कुछ हद तक समाज में आपको जो आपके अपराध होंगे उनको छोड़ा जाएगा या उनको नहीं माना जाएगा, है ना, उनको आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन वही पैथोलॉजिकल में क्या बोलता है, अगर तुमने रूल फॉलो नहीं किया तो आपको ख़त्म कर देंगे। जैसे नॉर्थ कोरिया, है ना, कि भाई तुमने एक रूल तोड़ा, ख़त्म कहानी। या जो हमारे अरेबियन कंट्रीज़ हैं, कुवैत हो गया, यहाँ आपने एक अपराध कर दिया, मतलब आपकी जीवन क्या है, ख़त्म, ठीक है। ऐसे तथ्य, वे तथ्य जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं, क्या उस व्यक्ति, माना कि मान लो अनजाने में उससे कोई गलती हो गई, तो क्या उस अपराध को आप थोड़ा छोटा दंड दे के छोड़ नहीं सकते हैं? छोड़ सकते हैं। समाज में ऐसी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मतलब आप समाज से 100% अडॉप्टेबिलिटी फॉर लॉज रेगुलेशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। आप उसको 100% फॉलो करने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। उसे ये बोला जाता है पैथोलॉजिकल, विच आर द हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, यानी सोसाइटी में ऐसे फैक्ट जो कि सोसाइटी के लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उसे पैथोलॉजिकल बोला जाता है।
नॉर्मल फैक्ट जो कि आप जनरली अपने आसपास सामान्य घटनाएं देखते हैं, जो कि समाज में कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जाती हैं ना। जैसे कि अपने यहाँ भाई बोला जाता है कि लाल बत्ती में आपको रुकना है ट्रैफिक में, लेकिन कितने लोग रुकते हैं? अब नहीं रुका तो ऐसे नहीं कि उसको चौराहे में खड़े होकर गोली मार देंगे, नहीं, ठीक है तुमने छोड़ दिया लेकिन आपको चालान भरना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें एक्सेप्ट हैं, तो वैसी ही चीज़ें उसे नॉर्मल फैक्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फैक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक्सटर्नलिटी का मतलब बाहता, यानी जब हम नहीं थे या जो हमारे ऊपर पहले से ला दी गई है या जो हमारे होने से पहले भी थे उसे आप बाहता बोलेंगे। कंस्ट्रेंट का मतलब मैंने बताया, जैसे कि रिलीजन जो होता है ना, या कास्ट हो गया, ये सब क्या है? एक्सटर्नलिटी का मतलब आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपके पहले कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा था? निभा रहा था। आपके पापा, आपके मम्मी, आपकी जो अन्य समाज हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई रहे थे, बट आपने जब आए तो वो आपके ऊपर बाहर से ला दिया गया कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी निभानी है। बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ सिस्टर, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब आपके व्यक्तिगत चेतना से क्या होगा? बाहर होगा। यानी आप जब मंदिर जाते हैं तो क्या आपको किसी ने बताया था कि आपको वहाँ जूते उतार के जाना? नहीं, समाज ने डिसाइड किया और ये आपकी चेतना से बाहर। आप चाहेंगे भी तो आप मंदिर में जूते पहन के नहीं जा सकते हैं। वैसे ही ये सारी चीज़ें क्या है? इंडिपेंडेंस है। जनरलिटी का मतलब होता है कि समाज में जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो बहुत सामान्य रूप से देखी जाएंगी। जैसे कि मंदिर में जूते उतार के जाना, ये सामाजिक घटना बहुत सामान्य भी है, इंडिपेंडेंस भी है बट सामान्य है, सब देखते हैं, है ना। रेड लाइट में रुकना है, ये भी सामान्य घटना, सब देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक सोशल फैक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि मानते हैं कि इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस आउटसाइड द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे व्यक्ति चेतना से बाहर होगा, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटी। मतलब कि मेरी चेतना से बाहर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर पहले से आ गई, हमारे जो रूल, हमारे जो वैल्यूज़ थे, हमारे जो कस्टम थे वो मेरे चेतना से बाहर थे, बट मुझे उन्हें फॉलो करना पड़ता है, राइट। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता, सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सनल कैरेक्टर्स, मतलब व्यक्ति विशेष की हमारी जो चेतना होती है हमारी विशेषता से वो बाहर होगा लेकिन स्वतंत्र होगा। ठीक है। कॉन्स्टेंट का मतलब विच इज कैपेबल टू पर्सन बिहेव द पर्टिकुलर वे, यानी कि मैंने अगर आपका कोई रिलीजन है तो वो आपको बताएगा कि कैसे पूजा करना है या कैसे आपको वर्शिप करनी है किस गॉड की। ये कंस्ट्रेंट है, एक आपके ऊपर बॉन्ड है, एक आपके ऊपर प्रतिबंध है कि आपको इसी वे में बिहेव करना ही पड़ेगा। ये कौन बताता है? सोशल फैक्ट का कंस्ट्रेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यापकता का मतलब क्या है? जनरलिटी का मतलब जनरल टू लर्न इन सोसाइटी, सामान्य रूप से जो समाज में विद्यमान होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मंदिर में जूता उतार के आप जाते हैं, ये सामान्य रूप से सामान्य घटना है। या समाज, या अगर आप बोलते हैं कि इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में, सॉरी कहाँ? दिल्ली में। क्या ये सामान्य घटना नहीं? सामान्य, कोई भी जाके इसको वेरीफाई कर सकता है, देख सकता है। कोई बोलेगा नहीं 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 है, लेकिन आप जाओ दिल्ली आपको दिखेगा। ठीक है, ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक किसके? सोशल फैक्ट के। अब सोशल फैक्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जब आप सोशल फैक्ट को स्टडी करते हैं, जब आप उसको एप्लीकेबल में देखते हैं, एप्लीकेशन में देखते हैं कि मैं कैसे एप्लीकेशन करूंगा सोशल फैक्ट का, तो उसके कुछ लॉज, कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे। जैसे कि ऑल प्रीकॉन्सेप्शन मस्ट बी इरेडिकेटेड, का मतलब होता है कि आपने जो पहले से किसी चीज के बारे में सोच के रखा है उसको छोड़ना पड़ेगा, राइट। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, या एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे मंदिर में जूते उतार के जाना। आप बोले कि अरे भाई रिलीजन के कारण उतार के जाना पड़ता है भाई, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। नहीं, इसका ये आपका कंसेप्शन है। मतलब एक रीज़न ये भी तो हो सकता है भाई, अगर सब लोग जूता पहन के जाएंगे अंदर तो वो तो गंदा हो जाएगा ना मंदिर। तो सारे प्रीकॉन्सेप्शंस आपको छोड़ने पड़ेंगे। आपकी जो पूर्वाधारणा होती हैं उस फैक्ट को लेके उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा बोलता है सोशियोलॉजिस्ट हैव टू फॉर्मुलेट द कॉन्सेप्ट प्रिसाइजली, यानी जो आप अपना रिजल्ट देंगे सोशल फैक्ट के बारे में, जो आप बताएंगे उसको प्रिसाइजली, आपको छोटा, बहुत इतना बड़ा आप मत बना दीजिए उसको, उसके रिजल्ट को कि भाई पढ़ते पढ़ते मैं मेन थ्योरी भूल जाऊं।
ये कहाँ उसका एप्लीकेशन था, है ना। तो आपको प्रिसाइजली देना पड़ेगा उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हेन सोशियोलॉजिस्ट अंडरटेक द इन्वेस्टिगेशन सम अंडर द सोशल फैक्ट दे मस्ट कंसीडर देम फ्रॉम द एस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन। मतलब कि आपके व्यक्तिक जो आपकी चेतना है, या आपके जो पहले से आपने सारी चीज़ें, या आपने जो पहले से उसके बारे में सोच लिया, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और एक ऑर्डर में, एक मेथड के हिसाब से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। यानी मैं अगर मैरिज के बारे में स्टडी करने जा रहा हूँ, अगर मैं किसी विवाह के बारे में स्टडी करने जा रहा हूँ, तो मेरे जो इसके बारे में मेरी मान्यताएं हैं उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उसे छोड़ देना पड़ेगा कि नहीं मैरिज, कुछ लोग बोलते हैं भाई शादी मत करना, भाई शादी करने से ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये मेरी व्यक्तिगत चेतना है, यानी मैं ऐसा सोच रहा हूँ। लेकिन किसी के लिए हो सकता है मैरिज अच्छी हो भाई, कि किसी का परिवार आगे नहीं बढ़ रहा था, उसने शादी किया, परिवार बढ़ाया और आगे उसका वंश बढ़ गया। तो सारी चीज़ें समाज में अलग अलग, सबकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, सबके अलग अलग व्यवहार होते हैं, उसके हिसाब से आपको उन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और नए तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपको इंडिविजुअल जो आपके मैनिफेस्टेशंस होते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको आपको त्यागना पड़ेगा। वो आपके अभिव्यक्ति से क्या हो, स्वतंत्र होना चाहिए, व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होना चाहिए, जो उन पहलुओं में विचार करना चाहिए जो कि उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो, मतलब उस बारे में आपकी स्वतंत्रता, आपके जो विचार है उसको आप छोड़ दीजिए और दूसरा कॉन्सेप्ट बताइए। तो ये थे रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट। सॉलिडैरिटी यानी एकता के बारे में बात करते हैं, सामाजिक एकता के बारे में बात करते हैं। जब इमाइल दुर्खाइम ने समाज में देखा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अब क्या जो परिणाम है वो हमारे सामने आ रहे हैं, कि एक व्यक्ति इंडस्ट्री में सिर्फ शर्ट का क्या कॉलर बना रहा है, दूसरा व्यक्ति ये कट पीस ला के कहीं से दे रहा है, दूसरा व्यक्ति उसमें बटन लगाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, बढ़ता जा रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि सोसाइटी में जो होता है कि एक व्यक्ति जो है वो एक ही काम कर रहा है कई सालों से, एक ही काम करेगा कई सालों से, और धीरे धीरे वो क्या होगा, समाज का हिस्सा बनना छोड़ देगा या उस दिन समाज से हट जाता है। इसी को अगर आप रिलेट करना चाहें तो बाद में एलिनेशन से भी रिलेट हो जाता है, हालांकि बट उतना नहीं है, बट आप रिलेट कर सकते हैं कि एक ही व्यक्ति जीवन भर उसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसको लगता है भाई समाज मेरे लिए बना ही नहीं है, समाज में मैं हूं ही नहीं, तो अंत में जाकर वो आत्महत्या के रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दुर्खिम एनालाइज इकोनॉमिक एंड सोशल सॉलिडरिटी, यानी अर्थव्यवस्था से और सामाजिक रूप से उन्होंने सोशल सॉलिडरिटी को स्टडी किया। उसमें देखा कि समाज में डिवीजन ऑफ लेबर है। दुर्खिम डिस्कस बाय ब्रीफली क्यूरियस टू नो द फोर्स, कि इस एकता में या सामाजिक एकता में क्या शक्तियां लग रही, किसके कारण लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। एंड रेगुलेट एंड कंट्रोल सोशल लाइफ, क्या वो सारी चीज़ें हैं जो कि समाज को कंट्रोल कर रही हैं, या क्या कौन से वो फोर्स हैं, कौन सी वो शक्तियां हैं जो समाज के सारे अंगों को एकदम परफेक्ट कार्य करा रही हैं। क्योंकि फंक्शनलिस्ट थे, ये प्रकारवादी थे इमाइल दुर्खाइम, इसीलिए इनके हिसाब से समाज के वो शक्तियां देखना चाह रहे हैं जो कि जिन्होंने समाज को अपने ऐसे एक इकट्ठा करके रखा हुआ है, एक एकजुटता बना के रखी है। लेकिन अब हमारे समाज में ऐसा नहीं कि हर जगह इंडस्ट्री चीज़ें हैं या हर जगह आपको शहरी समाज देखने को मिलेगा, नहीं। आपको कई जगह प्राचीन समाज यानी ग्रामीण समाज देखने को मिलेगा, आपको शहरी समाज भी देखने को मिलेगा। तो हर जगह सामाजिक एकता एक जैसी हो जरूरी नहीं है, आपको हर जगह अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलेंगे, हर जगह आपको डिवीजन ऑफ लेबर अलग देखने को मिलेगा। तो उसी बेसिस पे इन्होंने स्टडी किया। दुर्खिम हेल्ड दैट सॉलिडरिटी कैन एक्सप्रेस इन टू डिस्टिंग्विश, दैट इज मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। यानी अलग अलग जो कि यांत्रिक और कायिक की जगह आप इसको समावयी एकता भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी कायिक मतलब यांत्रिक का मतलब अगर आप देखना चाहें तो इसको आप सीधे सीधे लिख लीजिए ग्रामीण। एक सेकंड, क्या इकाई यांत्रिक का मतलब क्या, ग्रामीण, यानी विलेज जब हम सोसाइटी स्टडी, और इसका मतलब जब आप सिटी की स्टडी कर रहे हैं या जब आप किसी
शहर की स्टडी कर रहे हैं तो ये उनकी स्टडी के बारे में आपको बताता है। आगे देखते हैं। बेसिकली मैंने इतना सारा थ्योरी ना लिख के इसको एक कंपैरिजन के फॉर्म में लिख दिया है। ये है मैकेनिकल सोसाइटी, मतलब ग्रामीण समाज के बारे में बात करेंगे, और ये जब आप शहर सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। इसको मैंने नीचे इसलिए लिखा कि आप पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे नीचे सामने आप देखते जाइए और यहाँ से देखते जाइए। सबसे पहले ये बोलता है कि लो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ठीक है, और ये बोलते हैं कि हाईली इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये है कि समाज में ये ऑटोनॉमी, सॉरी एक सेकंड, मैं कुछ सोच रहा था, इसमें कुछ मिसिंग है आई थिंक, नहीं ठीक है। आगे तक लो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि समाज में या जो हमारे ग्रामीण समाज होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, सामाजिक एकता बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होती है, व्यक्तिगत जो पर्सनल रिलेशन होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नो स्पेशलाइजेशन टास्क, मतलब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर उतना ही कम होगा। आप गांव में देखेंगे भाई, जो व्यक्ति गांव में रह के खेत काट रहा है अपना, जो वहाँ खेती कर रहा है, वही घर में जाके कहीं कहीं अगर मोटर खराब हो गई तो इलेक्ट्रिशियन का भी अपना काम कर ले रहा है ना। कुछ ऐसी मशीनें खराब हो गई कि वो अपने ही घर में ठीक कर ले रहे हैं, मतलब वहाँ अलग से किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर क्या होगा, कम होगा। वहाँ कोई विशेष प्रणाली नहीं होगी कि भाई मेरी पाइप खराब हो गई है तो हमको प्लम्बर को बुलाना ही पड़ेगा, नहीं। गांव का चौथा आदमी होगा जब वो काम कर रहा है, बुला के आपस में बनवा लेंगे, लेकिन अलग से प्लम्बर को पैसा नहीं देंगे। तो ये गांव की होती है स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब समाज आपस में इतना जुड़ा होता है कि इतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, सामूहिक एकता होती है, सामाजिक चेतना होती है कि आप गाँव की देखिए, गाँव की एक विशेषता होती है, दुख में भी आपके साथ खड़े रहेंगे, सुख में भी आपके साथ खड़े रहेंगे गांव वाले। लेकिन अगर आपने गांव के खिलाफ कुछ काम कर दिया तो आपको गांव से हटा देंगे वो। आप लोगों ने एक दशरथ माझी की मूवी आई थी माझी, आपने देखा? दशरथ माझी जो कि लोअर कास्ट से आते थे, उन्होंने शादी कर ली तो उनको गांव से बाहर निकाल दिया गया था। अभी रिसेंट मैंने कहीं का पढ़ा था, आई थिंक महाराष्ट्र का था या बिहार का था, एक अनुसूचित जनजाति की महिला ने किसी ऊंचे जाति वाले लड़के से शादी कर ली, तो उस जो छोटी जाति थी यानी उसके पूरे समूह को टकला कर दिया गया था, जो कि पुरुष थे वहाँ के। मतलब उस कर नहीं दिया गया, मान लीजिए उन्होंने खुद से कर लिया कि भाई मेरी, अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मुझे गाँव से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो कभी कभी समाज में रहने के लिए भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं लोगों को। हालांकि ये समाज में एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास फ्रीडम ऑफ मैरिज, हम किसी से भी शादी कर सकते हैं, कास्ट रेस जेंडर पे आप उनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सारी प्रथाएं आज भी चल रही हैं। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, मेरे स्टेट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति भी इतनी ख़राब है, मतलब लोग वहाँ मैरिजेस के लिए महिलाओं को बेच रहे हैं शादी करने के लिए, और लोग खरीद भी रहे हैं। क्या सरकार नहीं जानती? बाल विवाह के बारे में आप देखिए, राजस्थान में आज भी बाल विवाह होता है, लेकिन क्या सरकार नहीं जानती? जानती है। तो उसी तरह स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब है कि लोग जुड़े होते हैं। अगर आपने गांव के खिलाफ कुछ काम कर दिया तो आपको बाहर कर दिया जाएंगे। गांव में अगर आप देखेंगे किसी घर में अगर मृत्यु हो जाती है तो उस पूरे गांव में कोई ढोल नगाड़ा या खुशी की लहर आपको देखने को नहीं मिलेगी, कब? जब तक उसकी तेरहवीं नहीं हो जाती है। वहीं अगर आपके गांव में किसी लड़की की शादी हो रही है तो गांव के पास अगर उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो वो लोग क्या करेंगे, उस गांव में लोग आपको थोड़ा थोड़ा सामान दे के जाएंगे। किसी घर में सब्जी हो रही है तो आपको सब्जी दे के जाएंगे, किसी घर में अगर अनाज ज़्यादा तो आपको अनाज दे के जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, बहुत ज़्यादा लोग आपस में जुड़े होते हैं। उसी तरह से इंटेंस सोशल इंटीग्रेशन, लोग इतना इंटीग्रेट करते हैं आपस में, शाम को देखेंगे लोग चौपाल में जाके बैठे हैं बढ़िया आराम से। क्यों? या आप गर्मी के समय ले ली, गर्मी में कुछ ज़्यादा फसलें होती नहीं तो बढ़िया लोग आपस में शाम को बैठ के गाँव में बातें करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन होता है। रिप्रेसिव लॉ होता है। रिप्रेसिव लॉ मतलब आपने उस डायलॉग सुना, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, तो वैसे ही मतलब यहाँ आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। आपने गलती की और आप समाज से बाहर, ठीक है। ये क्या है? और इसी में अगर इसी में मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँ तो इसी समाज में आपको रिलीजन स्ट्रॉन्ग मिलेगा। क्या मिलेगा?
रिलीजन स्ट्रांग मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस आपको रिलीजन में देखने को मिलेगी। वहीं इसमें हाईली इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होती है, मतलब लोग ज़्यादा आपस में कनेक्टिविटी नहीं होती, लोग एक दूसरे से सिर्फ काम के लिए काम मतलब रखते हैं। इसमें स्लाइड टास्क डिवीजन होता है, मतलब अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछूं कि डिवीजन ऑफ लेबर किस में ज़्यादा होगा, डिवीजन ऑफ लेबर किस में होगा, तो मैकेनिकल सोसाइटी में कम होगा और ऑर्गेनिक सोसाइटी में ज़्यादा होगा, राइट। तो स्पेशलाइज टास्क होते हैं, प्लम्बर का काम करेगा, बार्बर का काम करेगा, और इलेक्ट्रिशियन का काम करेगा, कॉर्पोरेट वाला कॉर्पोरेट का काम करेगा। ऐसे नहीं घर में खुद आप पाइप लेके कसने लग गया, नहीं ठीक है। तो ये शहरी में ये देखते हैं, शहर में आप देखेंगे भाई आपके फ्लैट के बगल में कौन रह रहा है आपको पता नहीं होगा, स्पेशली जब आप स्टूडेंट हैं, आपके बगल में कौन रह रहा है कोई आप नहीं जान सकते हैं, है ना। जैसे मैं रहता था तो मेरे बगल में कौन लोग आकर रह रहे हैं मुझे कोई पता नहीं, मेरा गेट बंद है तो बंद है। तो वैसी ही चीज़ें यहाँ पे वीकेंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, बगल से मतलब नहीं। जैसे मैं महाराष्ट्र में देख रहा था तो किसी फ्लैट में एक जो बुजुर्ग थे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके जो बच्चे होते हैं वो कहीं विदेश में रहते हैं, तो भाई मतलब पता ही नहीं चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। वो पता कब चला, जब 4-5 दिन बाद उस फ्लैट से मतलब बदबू आने लगी, या कचड़े वाले ने सफाई वाले ने जाके देखा कि अरे भाई यहाँ तो कुछ गलत है। तो मतलब बहुत कम लोग इंटीग्रेट करते हैं एक दूसरे से, कम लोगों के पास समय ही नहीं कि आपस में खड़े होकर 5 मिनट बात कर लेके वो महाराज कहाँ जा रहे हैं, नहीं, मतलब इतना ज़्यादा उनके पास समय नहीं, इतना मतलब लेस वीकेंड या वीक कलेक्टिव कॉन्शियस होते हैं। वीकेंड सोशल इंटीग्रेशन, लोग बात ही नहीं करते आपस में क्योंकि समय ही नहीं है, पैसा कमाना है सबको। रेस्ट्रिक्टिव लॉज भाई होते हैं, रेस्ट्रिक्टिव लॉज ये देखिए न्यायपालिका, रेस्ट्रिक्टिव का मतलब कि आपने चोरी कर दी है तो आपको सजा दे दी जाएगी, आपने मर्डर कर दिया तो आपको 7 साल की सजा दे दी जाएगी, उसके बाद वापस से आपको पुनः समाज में ला कर रख दिया जाएगा, स्थापित किया जाएगा कि अब आपको उस अपराध के बेसिस पे कोई जज नहीं करेगा। एक अपराध का आपको एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार आपको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन गांव में एक बार आप करके देखिए, गांव आपका बाहर न भगा दे समाज से तो बाहर बताइए। इसीलिए तो लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं अगर वो गांव में रहते तो उनको यहाँ फ्रीडम ही नहीं मिलती है किसी काम के, गांव में साथ में घूम ही नहीं सकते आप। हालांकि अब गांव का समाज परिवर्तित हो रहा है लेकिन पहले नहीं था, इसलिए लोग सबसे ज़्यादा पलायन या सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कहाँ, गांव से शहर की तरफ हो रहा है कि स्वतंत्रता तो है कम से कम मेरे पास। हालांकि ये स्वतंत्रता आगे जाके नेगेटिव में भी बदल जाती है, बट चीज़ें आपको यहाँ कुछ अच्छी भी देखने को मिलेगी, कुछ खराब। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ रिलीजन का डोमिनेंस क्या होगा, कम होगा, आपको यहाँ ज़्यादा रिलीजन डोमिनेंट नहीं देखने को मिलेगा। डिवीज़न ऑफ लेबर आपको सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट कि समाज में डिवीज़न ऑफ लेबर के बेसिस पे कैसे समाज को अलग अलग देखा जाता है। आगे देखते हैं कुछ PYQs, ये हमारे इंपॉर्टेंट PYQ 2023 में आया हुआ ये PYQs है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार का मानना है कि जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन लाती है, कि जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती, सॉरी, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि में अगर आपने मेरा कार्ल मार्क्स वाला वीडियो देखा तो उसमें आप देखेंगे जितना ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि होगी उतना ज़्यादा क्लास डिवीज़न होगा, या वर्ग का डिवीज़न होगा, या समाज में उतना ज़्यादा लोग वर्क करेंगे, काम करेंगे। मतलब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है, मोड ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन आ रहा है, और जब मोड ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन आएगा तभी समाज में परिवर्तन भी आएगा, ठीक है। ये कौन बोलता है? कार्ल मार्क्स। लेकिन इमाइल दुर्खाइम भी तो बोलते हैं कि समाज में जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी तो सोशल इंटीग्रेशन भी ज़्यादा होगा, लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंडिविजुअल सोसाइटी से उसका रिलेशन बढ़ेगा, रिलेशन अच्छा होगा तो समाज में परिवर्तन भी आएगा। इसका मतलब इमाइल दुर्खाइम और कार्ल मार्क्स क्या होगा? सही आंसर, एंड द आंसर इज द करेक्ट A and C। ध्यान देना, कार्ल मार्क्स ने बताया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा तो समाज में परिवर्तन आएगा। लेकिन इमाइल दुर्खाइम कहते हैं जब व्यक्ति की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो समाज में रिलेशन परिवर्तन होगा, और रिलेशन में परिवर्तन होगा तो समाज में भी परिवर्तन आएगा। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट रोड द बुक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सीधे फर्स्ट स्लाइड से इमाइल दुर्खाइम, ये भी जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखिए दिसंबर 23 में, 22 और 23 में मर्ज साइकिल कराया गया, मतलब जब कोविड के समय में 3 साइकिल छूट गए थे तो इसलिए आपको सेम डेट देखने को मिलती है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, डिवीजन ऑफ लेबर
एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ सुसाइड स्टडी। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले उन्होंने किसको देखा था, लेबर को देखा था, और लेबर को देख के उन्होंने क्या दिया था, डिवीजन ऑफ लेबर। तो पहले वो क्या होगी, देखिए डिवीजन ऑफ लेबर, इसी से आपका आंसर सही हो जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर के बाद मैंने क्या बताया था, लेबर को स्टडी करने के लिए कुछ मेथड की जरूरत पड़ेगी, याद है, कुछ मेथड की जरूरत पड़ती है। मेथड कहाँ है, ये देखिए, तो ए के बाद जब मैंने देखा था कि जब मेथड के बाद मैंने देखा कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड डी। उसके बाद जैसे ही सुसाइड किया तो उसका क्या, लोग, इमाइल दुर्खहाइम ने बताया कि भाई रिलीजन थोड़ा फॉलो करो, थोड़ा जैसे पीके मूवी में नहीं बोलता है कि धागा बांधने से क्या आत्मविश्वास मिलता है, एक होप बनी रहती है, तो उसी तरीके से रिलीजन लाइफ। तो अंततः क्वेश्चन क्या सही, बी ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में गलत हो गई, ये बी ऑप्शन होगा और ये सी, तो करेक्ट ऑप्शन इज अ सी, राइट। आगे देखते हैं, ये भी देखिए जून 2023, What causes the change from the mechanical solidarity to organic solidarity? Mechanical solidarity का मतलब कि ग्रामीण समाज से शहर समाज को कौन चेंज कर रहा है, से शहर समाज में। अब इसका मतलब ये होगा कि जब डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी का मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा, तभी तो समाज परिवर्तन होगा। आप देखिए गांव के लोग कहाँ जा रहे हैं, शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, लोग मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली हाईली पॉपुलेटेड सिटी हो गई है, तो कितना ज़्यादा लोग पॉपुलेट कर रहे हैं। मतलब डायनेमिक डेंसिटी का मतलब यहाँ पे जनसंख्या से भी है कि डायनेमिक डेंसिटी का मतलब कि जब समाज में रिलेशन में परिवर्तन आएगा, लोगों के इंटीग्रेशन में परिवर्तन आएगा, लोगों के डिवीजन ऑफ लेबर में परिवर्तन आएगा, तो समाज में परिवर्तन आएगा। और समाज में परिवर्तन मतलब ग्रामीण समाज से शहर समाज की तरफ बढ़ेगा, राइट। तो आंसर इज अ डायनेमिक डेंसिटी। आगे देखते हैं, देखिए अगेन फिर वही क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर कार्ल मार्क्स वाला भी आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इमाइल दुर्खहाइम अभी मैंने बताया था कि उन्होंने क्या कंपैरेटिव मेथड का स्टडी किया था। जब उन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत दिया तो कई सारे उन्होंने फैमिली सुसाइड का अध्ययन किया। जब उन्होंने सॉलिडारिटी के बारे में बताया तो उन्होंने ग्रामीण समाज और शहरी समाज दोनों का कंपेरिजन किया। जब उन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में बताया तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। तो अगर मैं इसको देखूँ तो कंपैरेटिव मेथड कौन है, इमाइल दुर्खहाइम। देखिए बी का पहला कहाँ है, बी का पहला आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड किसकी थी, सॉरी डायलेक्टिकल मेथड किसकी थी, कार्ल मार्क्स की। ये देखिए सी का दूसरा मिला। नियो, अगर आप हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड भी देखेंगे तो मैक्स वेबर ने में उन्होंने प्रोटेस्टेंट ऑफ एथिक्स में जब उन्होंने कई सारे रिलीजन का स्टडी किया, जब कई सारे सोसाइटीज़ का स्टडी किया, तो उन्होंने हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड का, ये कार्ल मार्क्स और दुर्खहाइम सबसे प्रभावित थे, तो इन्होंने दोनों के मेथड को लेके मैक्स वेबर से इन्होंने ले लिया, मतलब पहले का तीसरा। फिर अंततः नियो फंक्शनलिज्म जेसी अलेक्जेंडर। तो करेक्ट आंसर इज अ बी, राइट। करेक्ट आंसर इज अ बी। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था कंपैरेटिव मेथड किसका था, सीधे सीधे आप लगाइए पहला बी का पहला इसमें से सिर्फ इसी में है। अगर आप कितना नहीं ध्यान है, डायलेक्टिकल मैथडिज्म किसने दिया था भाई, कार्ल मार्क्स ने तो दिया था कि मटेरियल ही इंपॉर्टेंट है, तो कार्ल मार्क्स। देखिए सी का दूसरा इसी बस में है, कहीं और नहीं है। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये थे इमाइल दुर्खहाइम के 2 कॉन्सेप्ट, सोशल फैक्ट एंड सोशल सॉलिडेरिटी। आगे भी और कॉन्सेप्ट है, उसको हम अपने पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि इमाइल दुर्खहाइम के समय काल में क्या था, उनकी रिसर्च मेथड क्या थी, उन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में क्या बताया, सोशल फैक्ट को पढ़ने के क्या तरीके होने चाहिए, सोशल फैक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने सोशल सॉलिडेरिटी में देखा कि इकोनॉमी और सोसाइटी के बेसिस पे उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने 2 टाइप के सॉलिडेरिटी दी, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सोसाइटी की। किस में रिस्ट्रिक्टिव लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सोसाइटी में रिस्ट्रिक्टिव लॉ है, किस सोसाइटी में रिप्रेसिव लॉ है।
रिप्रेसिव लॉ का मतलब आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, रिप्रेस कर दिया जाएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव में आपको दोबारा चांस दिया जाएगा, सोसाइटी में अगेन आपको स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। कौन सी सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा था, किसमें कम है? डिवीजन ऑफ लेबर शहर में आपको देखने को मिलेगा, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन, लेकिन गाँव में वही आदमी पाइप खोल के अपना काम कर रहा है, वही आदमी गाँव में खेत भी काट रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे इमानुएल दुर्कheim के पार्ट 2 में। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए, हम आपको रिवर्ट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।